पृथ्वी कैसी दिखती है? पृथ्वी बिल्कुल गोल गेंद जैसी नहीं है। बीच इक्वेटर से थोड़ी फूली हुई है। ऊपर और नीचे नॉर्थ पोल साउथ पोल से थोड़ी छपटी है। इसी आकार को जियोइड, ओब्लेट, स्फेरॉइड कहते हैं। याद रखें, बीच में मोटी, ध्रुवों पर पतली। पृथ्वी के बारे में 71% भाग पानी है, 29% भाग जमीन है। 2, पृथ्वी की दो गतियां, मोशंस। ए, रोटेशन, घूर्णन। पृथ्वी अपनी जगह पर लट्टू की तरह घूमती है। दिशा बराबर पश्चिम से पूर्व, समय बराबर लगभग 24 घंटे। इससे क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। सूरज पूर्व से निकलता दिखाई देता है। अलग अलग देशों का समय अलग होता है। बी, रेवोल्यूशन, परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। समय बराबर 365 दिन प्लस 6 घंटे। से क्या होता है? गर्मी, सर्दी, बरसात जैसी ऋतुएं आती हैं। हर 4 साल में लीप वर्ष 366 दिन आता है। 3, अक्षांश, लेटिट्यूड। अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, बराबर 0 डिग्री। बाकी मुख्य रेखाएं कर्क रेखा बराबर 23 डिग्री उत्तर, मकर रेखा बराबर 23 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त बराबर 66 डिग्री उत्तर, अंटार्कटिक वृत्त बराबर 66 डिग्री उत्तर, आसान तरीका, अक्षांश बराबर लेटी हुई हॉरिजॉन्टल रेखाएं। 4, देशांतर, लॉन्जिट्यूड। देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्राइम मेरिडियन बराबर 0 डिग्री, ये ग्रीनविच, लंदन से गुजरती है। आसान तरीका, देशांतर बराबर खड़ी वर्टिकल रेखाएं 5। अक्षांश और देशांतर का अंतर, अक्षांश लेटी हुई रेखाएं कभी नहीं मिलती। उत्तर दक्षिण दूरी बताते हैं, देशांतर खड़ी रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। पूर्व पश्चिम दूरी बताते हैं 6। समय क्षेत्र, टाइम जोन्स। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसलिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। भारत का समय, भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, इसे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। भारत का समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 7, मानचित्र, मैप्स। मानचित्र पृथ्वी का कागज पर बनाया गया चित्र है। 3 प्रकार, फिजिकल मैप, पहाड़, नदियां, मैदान, पॉलिटिकल मैप, देश, राज्य, राजधानी, थीमेटिक मैप, वर्षा, जनसंख्या, खनिज, कृषि। 8, दिशाएं, डायरेक्शंस। मुख्य दिशाएं उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूर्व, ईस्ट, पश्चिम, वेस्ट। बीच की दिशाएं उत्तर पूर्व, NE, उत्तर पश्चिम, NW, दक्षिण पूर्व, SE, दक्षिण पश्चिम, W। पृथ्वी का आकार, साइज और गतियां, मोशंस। सोचो कि तुम एक गेंद, बॉल को हाथ से थोड़ा ऊपर नीचे दबा दो, वह पूरी तरह गोल नहीं रहेगी। पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही है। 1, पृथ्वी का आकार, शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पूरी तरह गोल, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ये बीच से थोड़ी फूली हुई है और ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल से थोड़ी चपटी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। घूमने की वजह से बीच का हिस्सा बाहर की ओर थोड़ा फैल जाता है। आसान उदाहरण, जैसे पिज्जा का आटा तेजी से घुमाने पर बीच की तरफ फैल जाता है, वैसे ही पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा, इक्वेटर, थोड़ा बाहर निकल गया है। 2, पृथ्वी का आकार, साइज। पृथ्वी बहुत बड़ी है। इसका लगभग 71% हिस्सा पानी है, केवल 29% हिस्सा जमीन है। याद रखने की ट्रिक, 71 बराबर वाटर, 29 बराबर लैंड। यही कारण है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली, ब्लू प्लैनेट दिखाई देती है। 3, पृथ्वी की गतियां, मोशंस। पृथ्वी 2 तरह की गति करती है। ए, रोटेशन, घूर्णन। घूर्णन मतलब पृथ्वी अपनी ही धुरी, एक्सिस पर घूमती है। यह पश्चिम, वेस्ट से पूर्व, ईस्ट की ओर घूमती है। एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। रोटेशन से क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां दिन होता है, दूसरी तरफ रात होती है। अलग अलग देशों में समय अलग होता है। सूर्य हमें पूर्व, ईस्ट से उगता हुआ दिखाई देता है। बी, रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। परिक्रमण मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 और 1/4 दिन लगते हैं। इसी वजह से हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। रेवोल्यूशन से क्या होता है? 4 ऋतुएं, सीजन्स बनती हैं। गर्मी, बरसात, शरद / पतझड़, सर्दी, दिन और रात की लंबाई बदलती रहती है। लीप ईयर बनता है। सबसे आसान तरीके से याद रखें, शेप पूरी तरह गोल नहीं, बीच से फूली और ध्रुवों से छपटी। रोटेशन अपनी जगह पर घूमना, 24 घंटे, दिन और रात। रिवोल्यूशन सूर्य के चारों ओर घूमना, 365 और 1/4 दिन, ऋतुएं और लीप ईयर। चित्र लैटिट्यूड, अक्षांश और लॉन्जिट्यूड, देशांतर को समझाता है। इसे आसान भाषा में समझिए। 1, लैटिट्यूड, अक्षांश क्या है? यह पृथ्वी पर आड़ी, ईस्ट वेस्ट दिशा में बनी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनकी मदद से पता चलता है कि कोई स्थान भूमध्य रेखा, इक्वेटर से कितना उत्तर, नॉर्थ या दक्षिण, साउथ में है। अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मापे जाते हैं। 0 डिग्री बराबर भूमध्य रेखा, इक्वेटर। 90 डिग्री
उत्तर बराबर उत्तर, ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण बराबर, दक्षिण ध्रुव मुख्य अक्षांश 0 डिग्री, भूमध्य रेखा इक्वेटर 23 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, दक्षिण मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 66 डिग्री, उत्तर आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री, दक्षिण अंटार्कटिक वृत्त। याद रखें, सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ये कभी आपस में नहीं मिलते। अक्षांश जलवायु क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। 2. लॉन्जिट्यूड देशांतर क्या है? ये पृथ्वी पर ऊर्ध्व नॉर्थ साउथ दिशा में बनी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं। इनसे पता चलता है कि कोई स्थान प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से कितना पूर्व, ईस्ट या पश्चिम वेस्ट में है। देशांतर 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट तक मापे जाते हैं। मुख्य देशांतर 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, भारत का मानक देशांतर IST 180 डिग्री, इंटरनेशनल डेट लाइन IDL। याद रखें, सभी देशांतर ध्रुवों पर जाकर मिलते हैं। सभी की लंबाई लगभग समान होती है। देशांतर समय टाइम तय करने में काम आते हैं। हेमिस्फेयर गोलार्ध, अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध, इक्वेटर के नीचे देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध, प्राइम मेरिडियन के पूर्व पश्चिमी गोलार्ध, प्राइम मेरिडियन के पश्चिम। टाइम जोन समय क्षेत्र क्या होता है? पृथ्वी हर 24 घंटे में एक बार अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए दुनिया के हर स्थान पर एक ही समय नहीं होता। जहां सूरज पहले निकलता है वहां समय आगे होता है, और जहां बाद में निकलता है वहां समय पीछे होता है। इसी कारण पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम जोन्स समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय कैसे निकलता है? पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसी नियम से दो जगहों के समय का अंतर निकाला जाता है। पूर्व ईस्ट और पश्चिम वेस्ट। पूर्व ईस्ट की ओर जाने पर समय आगे ऐड होता है, पश्चिम वेस्ट की ओर जाने पर समय पीछे सब्ट्रैक्ट होता है। याद रखने की ट्रिक, ईस्ट बराबर ऐड समय बढ़ेगा, वेस्ट बराबर सब्ट्रैक्ट समय घटेगा। भारत का समय IST, भारत पूरे देश में एक ही समय इस्तेमाल करता है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर आधारित है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरता है। भारत का समय भारतीय मानक समय बराबर ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5 घंटे 30 मिनट, मतलब जब लंदन में 12 बजे होंगे तब भारत में 5:30 शाम होंगे। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का आधार रेफरेंस समय है। यह 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन से शुरू होता है, जो ग्रीनविच लंदन से गुजरता है। दुनिया के बाकी देशों का समय इसी के आधार पर तय किया जाता है। टाइम जोन्स क्यों बनाए गए? अगर हर शहर अपना अलग समय रखे तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए पृथ्वी को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। हर टाइम जोन लगभग 15 डिग्री चौड़ा होता है और उस पूरे क्षेत्र में एक ही समय माना जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन IDL 180 डिग्री देशांतर के पास एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन IDL कहते हैं। यहाँ तारीख बदल जाती है। वेस्ट टू ईस्ट जाने पर एक दिन घटता है, ईस्ट टू वेस्ट जाने पर एक दिन बढ़ता है। समय का अंतर कैसे निकालें? दोनों जगहों के देशांतर लॉन्जिट्यूड का अंतर निकालें। हर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट या 15 डिग्री बराबर 1 घंटा माने। अगर दूसरी जगह पूर्व में है तो समय जोड़ें, अगर पश्चिम में है तो समय घटाएं। उदाहरण, अंतर बराबर 45 डिग्री 45 भाग 5 से बराबर 3 घंटे, यानी समय का अंतर 3 घंटे होगा। मैप मानचित्र क्या है? मानचित्र मैप पृथ्वी या उसके किसी भाग का छोटा स्केल के अनुसार और समतल फ्लैट चित्र होता है। जैसे पूरी पृथ्वी को कॉपी पर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसे छोटा करके नक्शे में दिखाया जाता है। मानचित्र के प्रकार 1, फिजिकल मैप भौतिक मानचित्र, यह प्रकृति द्वारा बनी चीजों को दिखाता है। उदाहरण, पर्वत, नदियां, मैदान, पठार, समुद्र। याद रखें, फिजिकल बराबर नेचर प्राकृतिक चीजें। 2, पॉलिटिकल मैप राजनीतिक मानचित्र, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमाएं और स्थान दिखाता है। उदाहरण, देश, राज्य, राजधानी, शहर, सीमाएं। याद रखें, पॉलिटिकल बराबर कंट्री, स्टेट, कैपिटल। 3, थीमैटिक मैप विषयगत मानचित्र, यह किसी एक विशेष विषय की जानकारी देता है। उदाहरण, जनसंख्या, वर्षा, खेती, उद्योग, खनिज। याद रखें, थीमैटिक बराबर एक विषय, मैप के मुख्य भाग, कंपोनेंट्स। हर अच्छे मानचित्र में ये चीजें होती हैं। 1, टाइटल शीर्षक बताता है कि नक्शा किसका है। 2, डायरेक्शन दिशा, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, पूर्व ईस्ट, पश्चिम वेस्ट बताता है। 3, लेजेंड स्लैश सिंबल्स संकेत, नक्शे में बने चिन्हों का अर्थ बताता है। 4, स्केल मापक, नक्शे की दूरी और वास्तविक दूरी का संबंध बताता है। 5, ग्रिड लैटिट्यूड अक्षांश और लॉन्गिट्यूड देशांतर की रेखाएं होती हैं जिनसे किसी स्थान का सही स्थान पता चलता है। स्केल मापक क्या है? स्केल बताता है कि नक्शे में 1 सेंटीमीटर वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। उदाहरण, अगर लिखा है
1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, तो नक्शे में 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 50 किलोमीटर होगी। कन्वेंशनल सिंबल्स, पारंपरिक चिन्ह, नक्शे में हर चीज को चित्र बनाकर नहीं दिखाया जाता, इसलिए सिंबल्स, चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे नदी, पर्वत, जंगल, सड़क, रेलवे, राजधानी, शहर, हवाई अड्डा, बंदरगाह। मानचित्र का महत्व। मानचित्र से हमें किसी स्थान का पता चलता है, यात्रा करने में मदद मिलती है, देशों और राज्यों की जानकारी मिलती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजों की जानकारी मिलती है, योजना बनाने और पढ़ाई में मदद मिलती है। मैप और प्लान में अंतर। मैप, मानचित्र बड़े क्षेत्र को दिखाता है, जैसे भारत, एशिया, दुनिया। प्लान छोटे क्षेत्र को दिखाता है, जैसे घर, स्कूल, पार्क। एटलस क्या है? एटलस बराबर बहुत सारे मैप्स, मानचित्रों की किताब। पृथ्वी प्याज की तरह अलग अलग परतों, लेयर्स से मिलकर बनी है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। 1. क्रस्ट। क्रस्ट बाद भूपरपटी। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जहां हम रहते हैं। सबसे बाहरी और पतली परत। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली, थिनेस्ट परत है। मोटाई। इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर के बीच होती है। बनावट। ये पूरी तरह से ठोस चट्टानों, सॉलिड रॉक से बनी है। इसके 2 प्रकार होते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट, जमीन या महाद्वीपों वाला भाग जो 30 से 70 किलोमीटर मोटा होता है। ओशियानिक क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, समुद्र के नीचे का भाग जो केवल 5 से 10 किलोमीटर मोटा होता है। 2. मैंटल। मेंटल। ये क्रस्ट के ठीक नीचे की परत है। स्थिति। यह क्रस्ट के नीचे पाई जाती है। मोटाई। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। सबसे मोटी परत। यह पृथ्वी की सबसे मोटी, थिकेस्ट परत है। बनावट। ये अर्धठोस चट्टानों यानी मैग्मा से बनी है, न पूरी तरह ठोस न पूरी तरह तरल। इसके 2 भाग हैं। अपर मैंटल, ऊपरी मैंटल, लोअर मैंटल, निचला मैंटल। 3. कोर। कोर बाइक्रोड। ये पृथ्वी का सबसे केंद्रीय या अंदरूनी हिस्सा है। सबसे अंदरूनी परत। यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। मोटाई। इसकी कुल मोटाई लगभग 3470 किलोमीटर है। बनावट। नाइफ। यह मुख्य रूप से निकल -Ni और लोहे, आयरन -Fe से बनी है। इसके 2 भाग हैं। आउटर कोर, बाहरी कोर। ये 2200 किलोमीटर मोटा है और ये तरल रूप, लिक्विड स्टेट में है। इनर कोर, आंतरिक कोर। ये 1250 किलोमीटर मोटा है और भारी दबाव के कारण ठोस रूप, सॉलिड स्टेट। आइए इसे हिंदी में आसानी से समझते हैं। बुनियादी परिभाषाएं, बेसिक डेफिनेशंस। चट्टान, रॉक्स। चट्टानें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ हैं जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परत, क्रस्ट बनती है। खनिज, मिनरल्स। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं जिनका एक निश्चित रासायनिक ढांचा, केमिकल कॉम्पोजिशन और भौतिक गुण होते हैं। 1. चट्टानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स। चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ए. आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। बनावट। ये पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडे होकर जमने, सोलिडिफिकेशन से बनती हैं। विशेषता। ये बहुत कठोर, हार्ड और क्रिस्टलीन होती हैं। प्रकार। 1. इंट्रूसिव, प्लूटोनिक, जो जमीन के अंदर सतह के नीचे ही ठंडी होकर बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो। 2. एक्सट्रूसिव, ज्वालामुखी, जो लावा के बाहर सतह पर आने के बाद ठंडी होकर बनती हैं, जैसे बेसॉल्ट, प्यूमिस। बी. अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। बनावट। ये मिट्टी, कंकड़ और रेत, सेडिमेंट्स के जमा होने, दबने और आपस में जुड़ने से बनती हैं। विशेषता। ये आमतौर पर परतों, लेयर्स में पाई जाती हैं और इनमें जीवाश्म, फॉसिल्स पाए जाते हैं। प्रकार। 1. क्लास्टिक, यांत्रिक, भौतिक रूप से जमा होने वाली, जैसे बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, शेल। 2. नॉन क्लास्टिक, रासायनिक और जैविक, जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, कोयला, कोल। सी. कायांतरित, रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। बनावट। जब पहले से मौजूद चट्टानें अत्यधिक गर्मी, हीट, दबाव, प्रेशर या रासायनिक क्रियाओं के कारण अपना रूप बदल लेती हैं, तब ये बनती हैं। विशेषता। यह भी क्रिस्टलीय और कठोर होती हैं। उदाहरण: संगमरमर, मार्बल,
स्लेट, स्लेट, ग्नेस, ग्नाइस, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। शेल चक्र, रॉक साइकिल। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें लगातार अपना रूप बदलती रहती हैं। 1. मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनता है। 2. मौसम और कटाव, वेदरिंग और इरोजन के कारण ये टूटकर अवसाद, सेडिमेंट्स बनती हैं। 3. अवसाद दबकर अवसादी चट्टान बनते हैं। 4. गर्मी और दबाव के कारण ये रूपांतरित चट्टान में बदल जाती हैं। 5. अत्यधिक गर्मी से ये वापस पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं और चक्र दोबारा शुरू होता है। 2. महत्वपूर्ण खनिज और भारत में उनके स्रोत, इंपॉर्टेंट मिनरल्स। यहाँ कुछ मुख्य खनिजों के उपयोग और भारत में वे कहाँ पाए जाते हैं उसकी तालिका टेबल दी गई है। खनिज, मिनरल। उपयोग, यूजेस। भारत में मुख्य स्रोत, मेजर सोर्सेज, लोहा आयन ओर, लोहा और स्टील बनाने में ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा मैंगनीज मंगनीज, लोहा और स्टील उद्योग में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा बॉक्साइट, बॉसाइट। एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तांबा, कॉपर, बिजली के तार। बर्तन बनाने में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, अभ्रक, माइका, बिजली इंसुलेशन। कॉस्मेटिक्स में झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। सीमेंट और निर्माण कार्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कोयला, कोल। ऊर्जा बिजली का मुख्य स्रोत, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पेट्रोलियम, ईंधन, पेट्रोल, डीजल आदि। असम, गुजरात, मुंबई हाई समुद्र में प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, घरेलू ईंधन, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। असम, गुजरात, कृष्णा गोदावरी बेसिन, सोना, गोल्ड, आभूषण और निवेश। कर्नाटक, राजस्थान, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, भोजन, रसायन उद्योग में राजस्थान, गुजरात। मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स। आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, सबसे पुरानी हैं और सबसे ज्यादा फैली हुई हैं। अवसादी चट्टानों, सेडिमेंट्री रॉक्स में पौधों और जानवरों के जीवाश्म पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स, बदली हुई चट्टानें होती हैं। चट्टानें और खनिज हमारे प्राकृतिक संसाधनों और मानव विकास का मुख्य आधार हैं। ये इसे 2 मुख्य भागों में समझते हैं। भाग 1, ज्वालामुखी, वॉल्केनोज। परिभाषा। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा मुख या छेद, वेंट और ओपनिंग होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ लावा, मैग्मा, राख, ऐश, गैसें और धूल बाहर निकलते हैं। 1. ज्वालामुखी के भाग, पार्ट्स ऑफ अ वॉल्केनो। मैग्मा चेंबर, मैग्मा कक्ष, यह जमीन के अंदर मैग्मा का भंडार होता है। वेंट, मुख्य नली, वो मुख्य रास्ता जिससे मैग्मा ऊपर आता है। क्रेटर, ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी के शीर्ष, टॉप पर स्थित कटोरे के आकार का मुख। सेकेंडरी वेंट, सहायक नली, ज्वालामुखी के किनारों पर छोटे छेद या नलियां। लेयर्स ऑफ लावा एंड ऐश, लावा और राख की परतें, इनसे मिलकर ज्वालामुखी का पहाड़ या ढांचा बनता है। 2. ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, जिनमें हाल ही में विस्फोट हुआ हो या आगे होने की संभावना हो, जैसे किलाउआ, हवाई, स्ट्रोम्बोली, इटली, विसुवियस, इटली। डॉर्मेंट वॉल्केनो, सुषुप्त सोया हुआ ज्वालामुखी, जो लंबे समय से फूटे नहीं हैं लेकिन भविष्य में कभी भी फूट सकते हैं, जैसे माउंट फूजी, जापान, माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, शांत विलुप्त ज्वालामुखी, जो हजारों सालों से नहीं फूटे हैं और जिनके भविष्य में फूटने की कोई संभावना नहीं है, जैसे आर्थर सीट, स्कॉटलैंड। 3. ज्वालामुखी का वितरण और सामग्रियां, डिस्ट्रीब्यूशन और मटेरियल्स। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर प्रशांत महासागरीय अग्निवलय, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, लावा, राख, ऐश, लपेली 92 से 64 मिलीमीटर के छोटे पत्थर, बॉम्ब्स 64 मिलीमीटर से बड़े टुकड़े, और गैसें जैसे जलवाष्प, CO_2, SO_2। 4. ज्वालामुखी के प्रभाव, इफेक्ट्स। फायदे, बेनिफिशियल, खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी मिलती है, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी मिलती है, खनिजों का निर्माण होता है और पर्यटन बढ़ता है। नुकसान, हार्मफुल, जानमाल की हानि, फसलों की बर्बादी, हवा में प्रदूषण और बस्तियों का विनाश। भाग 2, भूकंप, अर्थक्वेक्स। परिभाषा। पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों की हलचल के कारण अचानक होने वाले कंपन या झटके को भूकंप कहते हैं। 1. भूकंप के कारण, कॉजेज। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ज्वालामुखी फटना, वॉल्केनिक एक्टिविटी। चट्टानों का टूटना या मुड़ना, फॉल्टिंग और फोल्डिंग। इंसानी गतिविधियां जैसे माइनिंग, खनन, परमाणु परीक्षण या बड़े बांध बनाना।
2. फोकस और एपिसेंटर। फोकस एंड एपिसेंटर। फोकस हाइपोसेंटर, उद्गम केंद्र, पृथ्वी के अंदर का वो बिंदु जहां से भूकंप की शुरुआत उत्पत्ति होती है। एपिसेंटर, अधिकेंद्र, पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु। भूकंपीय तरंगे, साइज्मिक वेव्स, फोकस से सभी दिशाओं में बाहर की ओर फैलती हैं। 3. भूकंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, प्लेटों की हलचल से आने वाले सबसे आम भूकंप। वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आने वाले भूकंप। कोलैप्स अर्थक्वेक्स, जमीन के नीचे बनी गुफाओं के ढहने से आने वाले छोटे भूकंप। मैनमेड अर्थक्वेक्स, मानवीय गतिविधियों के कारण आने वाले भूकंप। 4. भूकंप का मापन, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स। भूकंप को मापने के 2 मुख्य पैमाने होते हैं जिन्हें सीस्मोग्राफ की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। 1. रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना, ये भूकंप की तीव्रता ऊर्जा मैग्नीट्यूड को मापता है 1 से 9 तक। इसमें हर एक नंबर बढ़ने का मतलब है 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली भूकंप। प्रभाव, 1-2 महसूस नहीं होता, 4-5 तेज झटका, 7-8 और उससे ऊपर अत्यधिक विनाशकारी। 2. मॉडिफाइड मर्काली स्केल, मर्केली पैमाना, ये भूकंप से होने वाले नुकसान या असर इंटेंसिटी को मापता है I से 12 तक। यह लोगों के अनुभव और इमारतों के नुकसान पर आधारित होता है। 5. मुख्य भूकंप हैं। 1. पर्वत, माउंटेन्स। परिभाषा, पर्वत प्राकृतिक रूप से ऊंचे उठे हुए भूभाग होते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से काफी ऊंचे होते हैं। प्रकार, टाइप्स, फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत, चट्टानों में मोड़ या वलन पड़ने से बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स, भ्रंशोत्थ पर्वत, चट्टानों के टूटने या दरार फॉल्टिंग पड़ने से बनते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनते हैं। रेजिजुअल माउंटेन्स, अवशिष्ट पर्वत, लंबे समय तक हवा पानी द्वारा लगातार होने वाले कटाव इरोजन से बनते हैं। विशेषताएं, फीचर्स, इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, ढलान बहुत तेज स्टीप होती है, ऊबड़ खाबड़ धरातल होता है। ये आंतरिक शक्तियों एंडोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं और यहाँ बहुत कम आबादी थिनली पॉपुलेटेड रहती है। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, वलित पर्वत, हिमालय, हिमालयाज, आल्प्स, एंडीज। भ्रंशोत्थ पर्वत, वॉसगेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ज्वालामुखी पर्वत, माउंट फूजी जापान। अवशिष्ट पर्वत, अरावल्ली, नीलगिरी। विशेष नोट, हिमालय नए वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। 2. पठार, प्लेटोज। परिभाषा, पठार ऊंचे उठे हुए ऐसे भूभाग होते हैं जिनका शीर्ष टॉप सपाट या समतल होता है। इन्हें मेज जैसी भूमि भी कहा जाता है। प्रकार, टाइप्स, इंटरमोंटान प्लेटोज, अंतरापर्वतीय पठार जो चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं के बीच घिरे होते हैं। पीडमोंट प्लेटोज, गिरिपथ पठार जो पर्वतों के तल या पैर फुट के पास स्थित होते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेटोज, महाद्वीपीय पठार जो आकार में बहुत बड़े होते हैं। वॉल्केनिक प्लेटोस, ज्वालामुखी पठार जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावे के जमा होने से बनते हैं। विशेषताएं, फीचर्स, यह एक ऊंचा और सपाट धरातल होता है। इसके एक या एक से अधिक तरफ खड़ी ढलान होती है। ये आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों से बनता है। यह खनिजों से भरपूर, रिच इन मिनरल्स होता है और यहाँ मध्यम आबादी, मॉडरेट पॉपुलेशन निवास करती है। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, अंतरापर्वतीय, तिब्बत का पठार, टिबेटन प्लाटो। गिरिपद, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लाटो। महाद्वीपीय, कोलंबिया का पठार, कोलंबिया प्लाटो, उत्तरी अमेरिका। ज्वालामुखी, दक्कन ट्रैप्स भारत, कोलंबिया का पठार। विशेष नोट, भारत का दक्कन का पठार, डेक्कन प्लाटो, एक त्रिकोणीय ट्रायंगुलर पठार है। 3. मैदान, प्लेन्स। परिभाषा, मैदान बहुत बड़े, समतल या हल्के उतार चढ़ाव वाले निचले भूभाग होते हैं। प्रकार, टाइप्स, अलूवियल प्लेन्स, जलोढ़ मैदान, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, डेपोजिशन के जमा होने से बनते हैं। कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, समुद्र तटों के किनारे बनते हैं। लाकस्ट्रीन प्लेन्स, सरोवरीय मैदान, झीलों में तलछट या मिट्टी जमा होने से बनते हैं। लोएस प्लेन्स, लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन मिट्टी या धूल के जमा होने से बनते हैं। विशेषताएं, फीचर्स, इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है, धरातल बिल्कुल समतल या हल्का लहरदार होता है। यहाँ की मिट्टी बेहद उपजाऊ, वेरी फर्टाइल सॉइल होती है। ये घनी आबादी, डेंसली पॉपुलेटेड वाला क्षेत्र होता है और ये बाहरी शक्तियों, एक्सोजेनिक फोर्सेस द्वारा बनते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, जलोढ़ मैदान, गंगा सिंधु का मैदान, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, नील नदी का मैदान, नाइल प्लेन्स। तटीय मैदान, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार तट, मलाबार कोस्ट।
सरोवरीय मैदान। आसान शब्दों में समझते हैं। वायुमंडल। परिभाषा। वायुमंडल गैसों की एक चादर या कंबल की तरह है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी के कारण इससे टिका हुआ है। महत्व। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और सूर्य की हानिकारक किरणों सोलर रेडिएशन को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। वायुमंडल का संगठन। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। नाइट्रोजन N_2 78.08%, गजांग ज्यादा। ऑक्सीजन O_2 20.95%, सांस लेने के लिए जरूरी। आर्गन AR 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 0.04%, अन्य गैसें 0.01%, जैसे न्योन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन आदि। जलवाष्प वाटर वेपर, ये बदलता रहता है, 0 से 4%। कुछ खास तथ्य फैक्ट्स। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान मास का 99% हिस्सा जमीन से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा पतली थिनर होती जाती है और वायुदाब एयर प्रेशर कम होता जाता है। वायुमंडल की 5 परतें 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नीचे से ऊपर की ओर वायुमंडल की 5 मुख्य परतें होती हैं। 1. ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल। ऊंचाई 0 से 12 किलोमीटर। तापमान। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, 6.5 कैरेट सर्क टेक्स्ट प्रति किलोमी की दर से। विशेषताएं। ये सबसे निचली परत है। वायुमंडल की 75% गैसें और 99% जलवाष्प इसी में है। मौसम की सारी घटनाएं जैसे बादल, बारिश, बर्फबारी, बिजली कड़कना इसी परत में होती हैं। 2. स्ट्राटोस्फियर समताप मंडल। ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर। तापमान। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। विशेषताएं। ये बहुत शांत परत है, यहाँ मौसम की हलचल नहीं होती। जेट हवाई जहाज इसी परत के निचले हिस्से में उड़ते हैं। सबसे जरूरी बात, इसमें ओजोन परत ओजोन लेयर 15 से 35 किलोमीटर पाई जाती है, जो सूरज की खतरनाक पराबैंगनी यूवी किरणों को सोख लेती है। 3. मेसोस्फियर मध्यमंडल। ऊंचाई 50 से 85 किलोमीटर। तापमान। ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। विशेषताएं। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कोल्डेस्ट लेयर है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मीटियर्स अबा शूटिंग स्टार्स इसी परत में आकर जल जाते हैं। यहाँ हवा बहुत पतली होती है। 4. थर्मोस्फियर बाह्य वायुमंडल आयतापमंडल। ऊंचाई 85 से 690 किलोमीटर। तापमान। ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। विशेषताएं। रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजने वाला आयनमंडल आयोनोस्फियर इसी परत में होता है, जिससे हमारा रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। इसी परत में ध्रुवीय ज्योति या ऑरोराज नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स दिखाई देती हैं। 5. एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। ऊंचाई 690 से 10,000 किलोमीटर। तापमान। यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है। विशेषताएं। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष आउटर स्पेस में मिल जाती है। यहाँ हवा अत्यंत पतली होती है। हमारे कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इसी परत में पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में। भाग 1 तापमान टेम्परेचर। परिभाषा। किसी स्थान और समय पर हवा के गर्म या ठंडे होने के स्तर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को तापमान कहते हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। 1. अक्षांश लैटिट्यूड भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों पोल्स की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है। 2. ऊंचाई ऑल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, 6.5 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी प्रति 1000 मीटर। 3. समुद्र से दूरी डिस्टेंस फ्रॉम सी तटीय कोस्टल इलाकों में तापमान मध्यम रहता है, जबकि अंदरूनी इलाकों में मौसम बहुत चरम एक्सट्रीम होता है। 4. हवाएं विंड्स गर्म हवाएं तापमान बढ़ाती हैं और ठंडी हवाएं तापमान घटाती हैं। 5. महासागरीय धाराएं ओशन करंट्स गर्म धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम तापमान बढ़ाती हैं और ठंडी धाराएं जैसे लैब्राडोर तापमान कम करती हैं। 6. ढलान स्लोप पहाड़ों की ढलानों पर तापमान कम होता है। 7. बादल क्लाउड्स बादलों वाली रातें ज्यादा गर्म होती हैं और बादलों वाले दिन ठंडे होते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। टॉरिड जोन उष्ण कटिबंध ये 23.12 कैरेट सर्क टेक्सटान से 23.12 कैरेट सर्क टेक्सटास अक्षांश के बीच है और यहाँ पूरे साल बहुत गर्मी रहती है। टेम्परेट जोन शीतोष्ण कटिबंध यह दोनों गोलार्धों हेमिस्फीयर्स में 23.12 कैरेट सर्क से 66.12 कैरेट सर्क के बीच होता है, जहाँ तापमान मध्यम रहता है। फ्रिजिड जोन शीत कटिबंध
ये दोनों गोलार्धों में 66.12 कैरेट सर्क से 90 कैरेट सर्क ध्रुवों के बीच होता है, जहां पूरे साल अत्यधिक ठंड रहती है। भाग 2, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। परिभाषा: पृथ्वी की सतह पर हवा के भार या वजन के कारण पड़ने वाले दबाव को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मात्रक यूनिट: इसे मिलीबार एमबी या हेक्टोपास्कल एचपीए में मापा जाता है। 1 टेक्स्ट एमबी इक्वल्स 1 टेक्स्ट एचपीए। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक: 1. तापमान: गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे कम दबाव लो प्रेशर बनता है, और ठंडी हवा नीचे बैठती है, जिससे उच्च दबाव हाई प्रेशर बनता है। 2. ऊंचाई: ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब कम होता जाता है। 3. आर्द्रता ह्यूमिडिटी: नमी वाली हवा हल्की होती है, कम दबाव, और सूखी हवा भारी होती है, उच्च दबाव। 4. हवाएं: हवाओं का एक जगह मिलना कन्वर्जेंस कम दबाव बनाता है, और हवाओं का फैलना डाइवर्जेंस उच्च दबाव बनाता है। पृथ्वी की दाब पेटियां, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। इक्वेटोरियल लो 0 कैरेट सर्क, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, गर्म और गीली। सब ट्रॉपिकल हाई 30 कैरेट सर्क टेक्सटैन और 30 कैरेट सर्क टेक्सटैस, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, गर्म और सूखी। सब पोलर लो 60 कैरेट सर्क टेक्सटैन और 60 कैरेट सर्क टेक्सटैस, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ठंडी और गीली। पोलर हाई 90 कैरेट सर्क टेक्स्ट और 90 कैरेट सर्क टेक्स्ट, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, अत्यधिक ठंडी और सूखी। वायुदाब का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर। वायुदाब में अंतर के कारण ही हवाएं, विंड्स चलती हैं। ये मौसम के पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग में मदद करता है। यह चक्रवात, साइक्लोन्स और प्रतिचक्रवात, एंटीसाइक्लोन बनने के लिए जिम्मेदार है। ये तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। यहाँ इस चार्ट ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल का पूरा मतलब आसान हिंदी में समझाया गया है। 1. आर्द्रता, ह्यूमिडिटी माइनस हवा में नमी। ये क्या होती है? हवा में मौजूद पानी की भाप, वाटर वेपर को ही हम नमी या आर्द्रता कहते हैं। इसे मापने के 3 मुख्य तरीके हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, हवा के एक निश्चित हिस्से में असल में कितनी भाप मौजूद है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, हवा के कुल वजन मास के मुकाबले उसमें कितनी भाप है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH माइनस सापेक्ष आर्द्रता, तापमान के हिसाब से हवा जितनी नमी संभाल सकती है, उसके मुकाबले अभी उसमें कितने प्रतिशत नमी मौजूद है। जब ये 100% हो जाती है तो हवा और पानी नहीं सोख सकती, इसे सैचुरेशन कहते हैं। नमी पर किस चीज का असर पड़ता है? तापमान, गर्मी बढ़ने पर हवा की नमी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH कम हो जाती है। ठंड बढ़ने पर क्षमता कम होती है, जिससे RH बढ़ जाती है। समुद्र से दूरी, समंदर के पास वाले इलाकों, तटीय क्षेत्रों में नमी ज्यादा होती है, जबकि अंदरूनी मैदानी या रेगिस्तानी इलाकों में हवा सूखी होती है। हवाएं, विंड्स, समंदर से जमीन की तरफ चलने वाली हवाएं नमी बढ़ाती हैं, जबकि जमीन से समंदर की तरफ चलने वाली हवाएं नमी घटाती हैं। पेड़ पौधे और वाष्पीकरण, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं ट्रांसपिरेशन के कारण या पानी का वाष्पीकरण इवैपोरेशन ज्यादा होता है, वहां हवा में नमी बढ़ जाती है। जरूरी बातें, इसे हाइग्रोमीटर नाम के मीटर से नापा जाता है और इसे प्रतिशत में दिखाते हैं। इंसानों के लिए 40% से 60% की नमी सबसे आरामदायक होती है। 70% से ज्यादा होने पर बहुत उमस लगती है और 30% से कम होने पर हवा बहुत सूखी हो जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा नमी भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास और सबसे कम रेगिस्तानों में होती है। 2. वर्षा, रेनफॉल। ये क्या होती है और कैसे बनती है? जब हवा में मौजूद भाप ठंडी होकर जम जाती है और बादलों से पानी, बर्फ या ओलों के रूप में धरती पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। यह मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। 1. संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। सूरज की गर्मी से जमीन गर्म होती है, जिससे गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बारिश करती है। ऐसी बारिश अक्सर भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल इलाकों में हर दोपहर को होती है। 2. पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब नमी वाली हवा के रास्ते में कोई पहाड़ आ जाता है तो हवा को मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठकर ये ठंडी होती है और पहाड़ के सामने वाले हिस्से विंडवर्ड साइड पर भारी बारिश करती है, जबकि पहाड़ का दूसरा पिछला हिस्सा लीवर्ड साइड सूखा रह जाता है, जैसे भारत के पश्चिमी घाट और हिमालय। 3. चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। कम दबाव लो प्रेशर का क्षेत्र बनने की वजह से जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं तो बड़े इलाकों में चक्रवाती बारिश होती है। बारिश को नापना और उसका वितरण। बारिश को रेन गेज, वर्षा मापी सिलेंडर से मिलीमीटर mm में नापा जाता है। पैटर्न, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश 200 सेंटीमीटर से ऊपर भूमध्य रेखा के पास होती है।
मध्यम बारिश -200 सेंटीमीटर शीतोष्ण टेम्परेट इलाकों में होती है और सबसे कम बारिश 25 सेंटीमीटर से कम रेगिस्तानों और बर्फीले ध्रुवीय पोलर इलाकों में होती है। एसएससी सीजीएल। इस सुंदर इन्फोग्राफिक नोट्स में भारत के मानसून को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। आइए इसे हिंदी में विस्तार से समझते हैं। 1. मानसून क्या है और इसके कारण। मॉनसून और इट्स कॉजेज। मानसून हवाओं का एक मौसमी उलटफेर सीजनल रिवर्सल है जो जमीन और समुद्र के असमान रूप से गर्म होने डिफरेंशियल हीटिंग के कारण होता है। गर्मियों में समर जमीन समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म होती है। इससे जमीन पर कम दबाव लो प्रेशर और समुद्र के ऊपर उच्च दबाव हाई प्रेशर बनता है। हवाएं हमेशा उच्च दबाव से कम दबाव की ओर चलती हैं, इसलिए हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ चलती हैं और बारिश लाती हैं। सर्दियों में विंटर जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है, जिससे जमीन पर उच्च दबाव हाई प्रेशर और समुद्र पर कम दबाव लो प्रेशर बनता है। इसलिए हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ वापस लौटती हैं। 2. मानसून के प्रकार टाइप्स ऑफ मानसून। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के मानसून होते हैं। मानसून का प्रकार समय पीरियड। मुख्य विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स। दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर। हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं। ये हवाएं गर्म और नमी मॉइस्चर से भरी होती हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश लाती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर। हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं। ये हवाएं सूखी और ठंडी होती हैं। तमिलनाडु के तट और श्रीलंका में बारिश कराती हैं। 3. दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून। इसे गर्मियों का मानसून भी कहते हैं। भारत की लगभग 75% से 90% वार्षिक वर्षा इसी मानसून से होती है। 2 शाखाएं ब्रांचेस। यह मानसून भारत में 2 हिस्सों में बंट जाता है। 1. अरब सागर शाखा अरेबियन सी ब्रांच। ये सबसे पहले पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट से टकराती है। 2. बंगाल की खाड़ी शाखा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये उत्तर पूर्व और उत्तर भारत की तरफ बढ़ती है। शुरुआत ऑनसेट। केरल में ये सामान्यतः 1 जून को आता है और मध्य जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। वापसी विथड्रॉवल सितंबर में उत्तर पश्चिम भारत से और मध्य अक्टूबर तक पूरे भारत से इसकी वापसी हो जाती है। 4. उत्तर पूर्वी मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसे सर्दियों का मानसून या लौटता हुआ मानसून रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश लाता है। भारत की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 10% से 25% हिस्सा इसी मानसून से मिलता है। मध्य अक्टूबर के आसपास तमिलनाडु तट पर इसकी शुरुआत होती है और दिसंबर तक ये वापस चला जाता है। 5. मानसून को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग मानसून। मानसून के आने और उसकी तीव्रता में कई चीजें भूमिका निभाती हैं। जमीन और समुद्र का अलग अलग तापमान पर गर्म होना जेट स्ट्रीम्स, एल नीनो और ला नीना। हिमालय पर्वत जो मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में बारिश कराता है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। 6. मानसून का महत्व और भारत में वर्षा इंपॉर्टेंस और रेनफॉल। महत्व मानसून भारत में कृषि एग्रीकल्चर के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। यह नदियों झीलों और भूजल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, जिससे अर्थव्यवस्था और बिजली उत्पादन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को मदद मिलती है। सामान्य वर्षा भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 117 सेमी होती है। सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मौसिनराम में 400 सेमी से भी अधिक बारिश होती है। सबसे कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान में 10 सेमी से भी कम बारिश होती है। बारे में है महासागर विशाल अविरल खारे पानी के भंडार हैं जो महाद्वीपों को घेरे हुए हैं। ये पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग कवर करते हैं। कुल 5 महासागर हैं। 1. प्रशांत महासागर पैसिफिक। एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर व दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच लगभग 165 मिलियन वर्ग किमी सबसे बड़ा। 2. अटलांटिक महासागर उत्तर दक्षिण अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के बीच 106 मिलियन वर्ग किमी। 3. हिंद महासागर इंडियन अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच 70 मिलियन वर्ग किमी। 4. दक्षिणी महासागर सदर्न अंटार्कटिका को घेरे हुए 21 मिलियन वर्ग किमी। 5. आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के आसपास 14 मिलियन वर्ग किमी।
सबसे छोटा। 2. सागर, सीज। सागर महासागरों के छोटे भाग होते हैं जो आंशिक रूप से भूमि से घिरे होते हैं और भूमि की स्थितियों से अधिक प्रभावित होते हैं। सागरों के प्रकार, स्थान के आधार पर। तटीय सागर, मार्जिनल। महाद्वीपों के किनारे, महासागर का हिस्सा, जैसे अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, अंतर्देशीय सागर। इनलैंड, लगभग पूरी तरह भूमि से घिरे, संकरे रास्तों से महासागर से जुड़े, जैसे भूमध्य सागर, काला सागर, अंतर्महाद्वीपीय सागर, इंटरकॉन्टिनेंटल, दो या अधिक महाद्वीपों के बीच स्थित, जैसे लाल सागर, कैरेबियन सागर, स्थलरुद्ध सागर, लैंडलॉक्ड। चारों ओर से भूमि से घिरे, महासागर से कोई सीधा संबंध नहीं, जैसे कैस्पियन सागर, अराल सागर महासागर और सागर में अंतराल बारे में है। महासागर विशाल, अविरल खारे पानी के भंडार हैं जो महाद्वीपों को घेरे हुए हैं। ये पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग कवर करते हैं। कुल 5 महासागर हैं। 1. प्रशांत महासागर, पैसिफिक। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर व दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच, लगभग 165 मिलियन वर्ग किमी, सबसे बड़ा। 2. अटलांटिक महासागर, उत्तर दक्षिण अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के बीच, 106 मिलियन वर्ग किमी। 3. हिंद महासागर, इंडियन, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच, 70 मिलियन वर्ग किमी। 4. दक्षिणी महासागर, सदर्न, अंटार्कटिका को घेरे हुए, 21 मिलियन वर्ग किमी। 5. आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव के आसपास, 14 मिलियन वर्ग किमी, सबसे छोटा। 2. सागर, सीज। सागर महासागरों के छोटे भाग होते हैं जो आंशिक रूप से भूमि से घिरे होते हैं और भूमि की स्थितियों से अधिक प्रभावित होते हैं। सागरों के प्रकार, स्थान के आधार पर। तटीय सागर, मार्जिनल। महाद्वीपों के किनारे, महासागर का हिस्सा, जैसे अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, अंतर्देशीय सागर। इनलैंड, लगभग पूरी तरह भूमि से घिरे, संकरे रास्तों से महासागर से जुड़े, जैसे भूमध्य सागर, काला सागर, अंतर्महाद्वीपीय सागर, इंटरकॉन्टिनेंटल, दो या अधिक महाद्वीपों के बीच स्थित, जैसे लाल सागर, कैरेबियन सागर, स्थलरुद्ध सागर, लैंडलॉक्ड। चारों ओर से भूमि से घिरे, महासागर से कोई सीधा संबंध नहीं, जैसे कैस्पियन सागर, अराल सागर महासागर और सागर में अंतराल। ओशन करंट्स, महासागरीय धाराएं। आसान हिंदी सारांश। महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरों के पानी का लगातार एक निश्चित दिशा में बहना ओशन करंट्स कहलाता है। ये समुद्र के अंदर नदियों की तरह काम करती हैं और जलवायु, वर्षा, समुद्री जीवों तथा नौवह शिपिंग को प्रभावित करती हैं। 1. महासागरीय धाराओं के मुख्य कारण। पृथ्वी घूर्णन इफेक्ट, स्थायी पवनन, तापमान और लवणता सैलिनिटी में अंतर, महाद्वीपों और महासागरों का आकार, ज्वार भाटा और गुरुत्वाकर्षण। धाराओं के प्रकार। गर्म धाराएं, वार्म करंट्स, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं और तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाकर अधिक वर्षा कराती हैं। ठंडी धाराएं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, तापमान कम करती हैं और कई जगह शुष्क जलवायु बनाती हैं। प्रमुख गर्म धाराएं, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशरंट, ब्राजील करंट, अगुल्याज करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। स्टार 4 प्रमुख ठंडी धाराएं, लैब्राडोर करंट, कैलिफोर्निया करंट, कैनरी करंट, पेरू हम्बोल्ट करंट, बेंगुएला करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। हर 5 महासागरीय धाराओं का महत्व। तटीय क्षेत्रों की जलवायु को संतुलित रखती हैं, वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती हैं, समुद्री जीवों और मछलियों के वितरण में मदद करती हैं, जहाज़ों के आवागमन नेविगेशन को आसान बनाती हैं, पोषक तत्वों को ऊपर लाकर मत्स्य पालन को बढ़ावा देती हैं। 6. परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें। गल्फ स्ट्रीम,
गर्म धारा, कुरोशी ओरेंट, गर्म धारा, करंट, ठंडी धारा, लैब्राडोर करंट, ठंडी धारा, कैलिफोर्निया करंट, ठंडी धारा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। आकार का क्रम, साइज ऑर्डर। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, 44.58 टेक्स्ट मिलियन स्क्वायर केएम। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा, 30.37 टेक्स्ट मिलियन स्क्वायर केएम। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप, 8.56 टेक्स्ट मिलियन स्क्वायर केएम है। जनसंख्या और निवास, पॉपुलेशन। एशिया में सबसे अधिक लगभग 4.7 बिलियन लोग रहते हैं। इसके विपरीत अंटार्कटिका में अत्यधिक ठंड और बर्फ के कारण कोई स्थायी आबादी नहीं है, वहां केवल वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, रिसर्च स्टेशंस हैं। भौगोलिक स्थिति, लोकेशन। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। प्रमुख प्राकृतिक स्थल, की फीचर्स। इन्फोग्राफिक में कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को दर्शाया गया है, जैसे एशिया में हिमालय, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और नील नदी तथा दक्षिणी अमेरिका में अमेजन वर्षावन। पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व। महाद्वीप मानव सभ्यता के विकास, व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही ये भोजन, पानी, खनिज और ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं जो वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत, मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार सभी को। आज मैं विश्व के प्रमुख पर्वत विषय पर अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत पृथ्वी की ऊंची स्थलाकृतियां हैं जो अपने आसपास की भूमि से काफी अधिक ऊंची होती हैं। ये हमारी जलवायु, नदियों, मिट्टी और वनस्पति को प्रभावित करते हैं। पर्वत अनेक नदियों का स्रोत होते हैं और लाखों प्रकार के जीव जंतुओं तथा पौधों का घर हैं। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला और अलास्का रेंज स्थित हैं। अलास्का रेंज में डेनाली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। यहाँ अकोंकागुआ सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप में आल्प्स पर्वतमाला प्रसिद्ध है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी मॉन्ट ब्लांक है। अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित हैं। एशिया में यूराल पर्वत, तियान शान, हिमालय और जापानी आल्प्स प्रमुख हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और यही माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। अब जानते हैं कि पर्वतों का महत्व क्या है। पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। वे वर्षा और जलवायु को प्रभावित करते हैं, खनिज एवं वन संसाधन प्रदान करते हैं, पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देते हैं तथा प्राकृतिक सीमाओं और सुरक्षा का कार्य भी करते हैं। अब बात करते हैं पर्वतों के प्रकारों की। वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स, ये पृथ्वी की परतों के मुड़ने से बनते हैं। उदाहरण हिमालय और आल्प्स। ज्वालामुखीय पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन्स, ये ज्वालामुखी विस्फोटों से बनते हैं। उदाहरण माउंट फूजी और माउना लोआ। खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स, ये पृथ्वी की परतों के ऊपर उठने या नीचे धंसने से बनते हैं। उदाहरण वोजेस पर्वत। अंत में कुछ रोचक तथ्य। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नमस्कार सभी को। आज मैं विश्व की प्रमुख नदियां, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, विषय पर प्रस्तुति देने जा रही हूँ। सबसे पहले, नदी क्या है? नदी एक प्राकृतिक जलधारा होती है जो पहाड़ों, झीलों या झरनों से निकलती है और अंत में समुद्र, झील या किसी दूसरी नदी में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं नदियों के महत्व की। नदियां हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं। ये खेती और सिंचाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनसे जल विद्युत, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है। इसके अलावा
नदियां परिवहन, मछली पालन, पर्यटन और पर्यावरण संतुलन में भी सहायता करती हैं। इस मानचित्र में दुनिया की प्रमुख नदियां दिखाई गई हैं, जैसे नील, नाइल, अमेजन, अमेज़न, यांगजे, यांग्स, गंगा, गैंजीज, मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मीसूरी, कांगो, कॉन्गो, डेन्यूब, दानुबे आदि। महाद्वीपों के अनुसार सबसे लंबी नदियां हैं। एशिया, यांगजे लगभग 6,300 किलोमीटर। अफ्रीका, नील लगभग 6,650 किलोमीटर, दुनिया की सबसे लंबी नदी। उत्तर अमेरिका, मिसिसिपी मिसौरी लगभग 6,275 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका, अमेज़न लगभग 6,400 किलोमीटर, दुनिया में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी। यूरोप, वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया, मरे डार्लिंग। नदी के मुख्य भाग होते हैं उद्गम, सोर्स, सहायक नदियां, ट्राइब्यूटरीज, मुख्य धारा, मेन रिवर, और मुहाना, माउथ, जहां नदी समुद्र या किसी अन्य जलाशय में मिलती है। कुछ रोचक तथ्य। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अमेज़न में सबसे अधिक जल प्रवाह होता है। दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई थी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 अंक। एक झील क्या है? उत्तर, भूमि से चारों ओर घिरा प्राकृतिक जलाशय। 2 क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर, कैस्पियन सागर। 3 विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तर, बैकाल झील। 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर, सुपीरियर झील। 5 विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? उत्तर, टिटिकाका झील। लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक। 6 झीलों के कोई 4 उपयोग लिखिए। उत्तर, पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई, मत्स्य पालन, जलविद्युत उत्पादन। 7 विवर्तनिक, टेक्टोनिक झील क्या होती है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, पृथ्वी की पपड़ी की हलचलों से बनने वाली झील को विवर्तनिक झील कहते हैं। उदाहरण, बैकाल झील बटा कैस्पियन सागर। 8 हिमानी, ग्लेशियल झील कैसे बनती है? उत्तर, हिमनदों द्वारा बनाई गई गहरी जगहों में जल भर जाने से हिमानी झील बनती है। 9 ऑक्सबो नदी झील क्या है? उत्तर, जब नदी अपना मार्ग बदल देती है और उसका पुराना मोड़ अलग हो जाता है, तब ऑक्सबो झील बनती है। 10 मानव निर्मित झील क्या है? उत्तर, बांध बनाकर मनुष्यों द्वारा बनाई गई झील। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 3-5 अंक। 11 झीलों का महत्व लिखिए। उत्तर, मीठे पानी का प्रमुख स्रोत है। मत्स्य पालन एवं जलीय जीवों का संरक्षण करती हैं। सिंचाई में सहायक है। जल विद्युत उत्पादन में उपयोगी है। पर्यटन एवं मनोरंजन को बढ़ावा देती है। स्थानीय जलवायु को संतुलित रखने में सहायता करती हैं। 12 झीलों के 5 प्रमुख खतरे लिखिए। उत्तर, प्रदूषण, जल का अत्यधिक उपयोग, आक्रामक, हानिकारक प्रजातियों का प्रवेश, वनों की कटाई एवं मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन। 13 उत्पत्ति के आधार पर झीलों के 5 प्रकार लिखिए। उत्तर, विवर्तनिक झीलें, हिमानी झीलें, ज्वालामुखीय झीलें, नदी, ऑक्सबो झीलें, कार्स्ट झीलें। मिलान कीजिए। स्तंभ ए, स्तंभ बी। बैकाल झील, सबसे गहरी झील, सुपीरियर झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, कैस्पियन सागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील।
टिटिकाका झील। सबसे ऊंची नौगम्य झील विक्टोरिया झील। अफ्रीका। रिक्त स्थान भरिए। झीलें चारों ओर से घिरी होती हैं। भूमि। कैस्पियन सागर का जल होता है। खारा। सुपीरियर झील और में स्थित है। कनाडा, अमेरिका। बैकाल झील में स्थित है। रूस। लेक आयर। जलडमृमध्य नहरें और महत्वपूर्ण स्थान। हिंदी स्क्रिप्ट। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के महत्वपूर्ण जलडमृमध्य स्ट्रेट्स, नहरों, कनाल्स और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों की। जलडमृमध्य वे संकरे जल मार्ग होते हैं जो दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ते हैं। नहरें मानव निर्मित जल मार्ग हैं जिन्हें समुद्रों, महासागरों या झीलों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण स्थान वे स्थान हैं जिनका भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक या ऐतिहासिक महत्व होता है। दुनिया के प्रमुख जलडमृमध्य। बेरिंग जलडमृमध्य एशिया, रूस और उत्तर अमेरिका, अमेरिका के बीच। यह आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एकमात्र प्राकृतिक मार्ग है। जिब्राल्टर जलडमृमध्य यूरोप, स्पेन और अफ्रीका, मोरक्को के बीच। यह अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच प्रवेश द्वार है। डेनमार्क जलडमृमध्य ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच स्थित, उत्तरी अटलांटिक में जहाजरानी के लिए महत्वपूर्ण। बॉस्फोरस जलडमृमध्य यूरोप और एशिया, तुर्की के बीच। काला सागर के बंदरगाहों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग। होर्मुज जलडमृमध्य ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच। खाड़ी से तेल परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। मलक्का जलडमृमध्य मलेशिया और इंडोनेशिया, सुमात्रा के बीच। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक। सुंडा जलडमृमध्य जावा और सुमात्रा, इंडोनेशिया के बीच। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण। बास जलडमृमध्य ऑस्ट्रेलिया, मुख्य भूमि और तस्मानिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण। मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच। अफ्रीका के पूर्वी तट पर महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। मैगेलन जलडमृमध्य दक्षिण अमेरिका, चिली और टिएरा डेल फुएगो के बीच। पनामा नहर से पहले का ऐतिहासिक मार्ग। दुनिया की प्रमुख नहरें। स्वेज नहर, मिस्र, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, लंबाई लगभग 193 किलोमीटर। यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है। पनामा नहर, पनामा, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, लंबाई लगभग 82 किलोमीटर। जहाजों के लिए समय और दूरी बचाती है। कील नहर, जर्मनी, उत्तरी सागर और विश्व के मरुस्थल। एक परिचय। मरुस्थल ऐसे शुष्क क्षेत्र हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है। ये गर्म या ठंडे दोनों हो सकते हैं। मरुस्थल पृथ्वी के लगभग 1/3 भूभाग को घेरते हैं। यहाँ के पौधे, जीव जंतु और लोग कठोर परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होते हैं। 2 विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थान मानचित्र। मोजावे, मोजावे। अटाकामा, एटाकामा। सहारा, सहारा। अरब, अरेबियन। गोबी, गोबी। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया। कालाहारी, कलहारी। अंटार्कटिक, एंटार्कटिक। 3 मरुस्थलों के प्रकार। 1 गर्म उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल 20-30 अक्षांश के आसपास पाए जाते हैं। दिन बहुत गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उदाहरण
सहारा मरुस्थल। 2 शीत मरुस्थल। वर्षा छाया रेन शैडो क्षेत्रों या उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। लंबी और अत्यंत ठंडी सर्दियां होती हैं। उदाहरण गोबी मरुस्थल। 3 तटीय मरुस्थल। ठंडी समुद्री धाराओं के किनारे बनते हैं। यहाँ कोहरा अधिक और वर्षा बहुत कम होती है। उदाहरण अटाकामा मरुस्थल। 4 ध्रुवीय मरुस्थल। अत्यधिक ठंडे और शुष्क होते हैं। वर्षा बहुत कम होती है। उदाहरण अंटार्कटिक मरुस्थल। 4 प्रमुख मरुस्थल विवरण। मरुस्थल महाद्वीप स्थान। क्षेत्रफल लगभग। प्रकार। विशेषताएं। सहारा अफ्रीका उत्तरी अफ्रीका 92 लाख वर्ग किमी। गर्म उपोष्णकटिबंधीय। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल रेतीला एवं पथरीला। अरब एशिया अरब प्रायद्वीप 23 लाख वर्ग किमी। गर्म उपोष्णकटिबंधीय। रेत के टीले कंकरीले मैदान अत्यंत शुष्क। गोबी एशिया मंगोलिया व चीन 13 लाख वर्ग किमी। शीत ठंडी सर्दियां गर्म ग्रीष्म पथरीला। कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका 9 लाख वर्ग किमी। अर्धशुष्क लाल रेत कुछ भागों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा। अटाकामा दक्षिण अमेरिका चिली 1.05 लाख वर्ग किमी। तटीय विश्व का सबसे शुष्क गैरध्रुवीय मरुस्थल। मोजावे उत्तर अमेरिका अमेरिका 80,000 वर्ग किमी। गर्म उपोष्णकटिबंधीय। वर्षाछाया क्षेत्र गर्म ग्रीष्म हल्की सर्दी। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया 6.47 लाख वर्ग किमी। गर्म उपोष्णकटिबंधीय। रेतीले पथरीले मैदान नमक की झीलें। अंटार्कटिक अंटार्कटिका 1.4 करोड़ वर्ग किमी। ध्रुवीय सबसे ठंडा एवं सबसे शुष्क बर्फ से ढका। 5 मरुस्थलों की विशेषताएं। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम। दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर। रेतीली पथरीली या कंकरीली भूमि। विरल वनस्पति। भारत के भौतिक विभाग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया भारत की विविध भूआकृति को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है। 1 हिमालय पर्वत दुनिया के सबसे युवा और सबसे ऊंचे पर्वत। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बने। इसमें 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं: हिमाद्री, महान हिमालय, हिमाचल, लघु हिमालय और शिवालिक, बाहरी हिमालय। 2 उत्तरी सिंधुगंगा के मैदान, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना विशाल जलोढ़ मैदान। दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक, पंजाब से असम तक फैला हुआ। 3 भारतीय मरुस्थल, थार रेगिस्तान, राजस्थान और गुजरात, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में स्थित। शुष्क से अर्धशुष्क जलवायु और रेतीला भूभाग। 4 प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी पुरानी स्थिर भूमि। भारत के मध्य भाग को कवर करता है। औसत ऊंचाई 300-900 मीटर। पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान। 5 पश्चिमी घाट, सह्याद्री, गुजरात से तमिलनाडु तक पश्चिमी तट के समानांतर चलते हैं। दक्षिण में ऊंचे अनाईमुड़ी 2695 मीटर दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। 6 पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट की तुलना में असंतत और कम ऊंचे। ओडिशा से तमिलनाडु तक फैले नीलगिरी पहाड़ियों में पश्चिमी घाट से मिलते हैं। 7 तटीय मैदान,
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे संकरी निचली भूमि। नदियों और समुद्र द्वारा जमा जलोढ़ मिट्टी से बने। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 8,611 मीटर, काराकोरम। भारतीय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,586 मीटर। सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे बड़ा मैदान सिंधुगंगा मैदान। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। ये विभाग जलवायु, वर्षा, कृषि, जनसंख्या वितरण और परिवहन को प्रभावित करते हैं। भारतीय नदियां एवं अपवाह तंत्र, इंडियन रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। भारतीय अपवाह तंत्र। परिभाषा: नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के जाल को अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। भारत में मुख्यतः दो प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं: हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। राजस्थान के कुछ भागों में आंतरिक एंडोरहिक अपवाह पाया जाता है, जहां नदी का जल समुद्र तक नहीं पहुंचता। एक हिमालयी अपवाह तंत्र। विशेषताएं: इन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। ये बारहमासी पेरिनियल नदियां हैं। इनका जल स्रोत वर्षा एवं हिमनदों का पिघला हुआ जल है। ये विशाल मैदानों एवं डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रमुख नदी तंत्र का सिंधु नदी तंत्र। उद्गम मानसरोवर झील, तिब्बत के निकट। प्रवाह लद्दाख से पाकिस्तान। प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ख गंगा नदी तंत्र। उद्गम गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड। प्रवाह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी। प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, रामगंगा। ग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उद्गम मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत। प्रवाह अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी। प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस। दो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। विशेषताएं: इन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है। अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर एवं मौसमी होती हैं। अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती को छोड़कर अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती हैं। प्रमुख नदियां का नर्मदा नदी। उद्गम अमरकंटक, मध्य प्रदेश। प्रवाह पश्चिम की ओर अरब सागर, भ्रंश, रिफ्ट घाटी में बहती है। ख ताप्ती, तापी नदी। उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला। प्रवाह पश्चिम की ओर अरब सागर। ग महानदी। उद्गम सिहावा पहाड़िया, छत्तीसगढ़। प्रवाह पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी। डेल्टा बनाती है। घ गोदावरी। उद्गम त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। म कृष्णा। उद्गम महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। च कावेरी। उद्गम तलकावेरी, कर्नाटक। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुंदर डेल्टा बनाती है। तीन आंतरिक एंडोरहिक अपवाह मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। उदाहरण: भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट, हिंदी नोट्स। भारतीय जलवायु। परिभाषा: किसी स्थान की लगभग 30 वर्षों की औसत मौसमीय दशाओं को जलवायु कहते हैं।
भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। एक अक्षांश लैटिट्यूड। भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। 2 ऊंचाई एल्टीट्यूड। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ठंड रहती है। 3 हिमालय पर्वत। मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोकता है। मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करवाता है। 4 समुद्र से दूरी। तटीय क्षेत्रों की जलवायु सम रहती है। आंतरिक क्षेत्रों में तापमान का अंतर अधिक होता है। 5 मानसूनी पवनें। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत की ऋतुएं। 1 शीत ऋतु दिसंबर फरवरी। वर्ष की सबसे ठंडी ऋतु। उत्तर भारत में तापमान बहुत कम हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। 2 ग्रीष्म ऋतु मार्च मई। तापमान बहुत अधिक होता है। उत्तर पश्चिम भारत में लू चलती है। दक्षिण भारत में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा मैंगो शावर्स कहते हैं। 3 दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जून सितंबर। भारत की लगभग 75% वार्षिक वर्षा इसी ऋतु में होती है। मानसून सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है। इसकी 2 शाखाएं हैं। अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। 4 लौटता उत्तर पूर्व मानसून अक्टूबर नवंबर। मानसून की वापसी का समय। तमिलनाडु में इसी ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसे उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। भारत में वर्षा का वितरण। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मौसिनराम मेघालय, चेरापूंजी असम, पश्चिमी घाट। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र गंगा का मैदान। कम वर्षा वाले क्षेत्र राजस्थान, लद्दाख, कच्छ। भारत में वर्षा के प्रकार। 1 पर्वतीय ओरोग्राफिक वर्षा। पर्वतों से टकराने वाली आर्द्र हवाओं से होती है। 2 संवहनीय कन्वेक्शनल वर्षा। अधिक गर्मी के कारण गर्म वायु ऊपर उठती है और वर्षा होती है। 3 चक्रवाती साइक्लोनिक वर्षा। चक्रवातों एवं पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारतीय जलवायु की विशेषताएं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 4 स्पष्ट ऋतुएं। वर्षा का असमान वितरण। कृषि मानसून पर निर्भर। वर्षा की अनिश्चितता। भारत की मृदा एवं कृषि सॉइल एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया हिंदी नोट्स। 1 भारत की मृदाएं सॉइल्स ऑफ इंडिया। परिभाषा। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें पौधे उगते हैं। मृदा निर्माण के कारक। मूल शैल पेरेंट रॉक। जलवायु। स्थलाकृति रिलीफ। जीव जंतु एवं वनस्पति। समय। भारत की प्रमुख मृदाएं। 1 जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल सॉइल। भारत की सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी। अत्यंत उपजाऊ। गेहूं, धान, गन्ना एवं दालों के लिए उपयुक्त। क्षेत्र उत्तरी मैदान, नदी डेल्टा एवं तटीय मैदान। 2 काली मिट्टी ब्लैक सॉइल बटा रेगुर। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम। नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है। लावा चट्टानों से बनी। क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। 3 लाल मिट्टी रेड सॉइल। लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल रंग। कम उपजाऊ परंतु खाद देने पर अच्छी उपज देती है।
क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। 4 लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल, अधिक तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। पोषक तत्व कम होते हैं। चाय, कॉफी एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त। क्षेत्र पश्चिमी घाट, ओडिशा, असम, झारखंड। 5 मरुस्थलीय मिट्टी, एरिड डेजर्ट सॉइल, रेतीली एवं लवणीय, जैविक पदार्थ कम। क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब के कुछ भाग। 6 वन एवं पर्वतीय मिट्टी, फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल, पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊंचाई के अनुसार गुण बदलते हैं। क्षेत्र हिमालय एवं उत्तर पूर्व भारत। 7 पीट एवं दलदली मिट्टी, पीटी मार्शी सॉइल, जैविक पदार्थों से भरपूर, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। क्षेत्र सुंदरबन, केरल, तटीय ओडिशा। 2 भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार, लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भोजन, कच्चा माल एवं रोजगार प्रदान करती है। कृषि के प्रकार: 1 निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खेती। 2 वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग, बाजार में बेचने के लिए बड़े पैमाने पर खेती। 3 स्थानांतरण कृषि, झूम खेती, वन क्षेत्र साफ कर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है। 4 सघन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग, कम भूमि पर अधिक श्रम एवं पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन। 5 विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग, भारतीय खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 1 खनिज, मिनरल्स, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं। खनिजों के प्रकार: क धात्विक खनिज, लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, सोना। ख अधात्विक खनिज, चूना पत्थर, अभ्रक, माइका, जिप्सम, डोलोमाइट। प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य: ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। 2 ऊर्जा संसाधन: क पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत, पेट्रोलियम असम, गुजरात, राजस्थान तथा मुंबई हाई। प्राकृतिक गैस, बिजली, उद्योग और रसोई गैस में उपयोग। जल विद्युत, बहते जल से बिजली उत्पादन। ख अपारंपरिक, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय एवं भूतापीय ऊर्जा। 3 खनिज एवं ऊर्जा संरक्षण, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। पुनर्चक्रण, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा दें। नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक उपयोग करें। प्रदूषण कम करें। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करें।